प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की जो हमारी वीडियो रही उसमें हमने राष्ट्रपति का सामान्य परिचय पढ़ा और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो हमने पढ़ी। राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है उसको सामान्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक सामान्यकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति एक सामान्य व्यवस्था के अंदर काम में लेता है, और दूसरी होती है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। जब देश मान लीजिए संकट में हो, कोई आपातकाल देश के अंदर मान लीजिए आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई, उस समय जिन शक्तियों का राष्ट्रपति प्रयोग करता है उनको आपातकालीन शक्तियां कहा जाता है। तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं उसमें हमारा पहला बिंदु है कार्यपालिका, मतलब सरकार से जुड़े हुए जो काम है राष्ट्रपति के वो इसमें शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से काम है तो आप सबको पता है, कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इनमें क्या करता है, देखिए राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगली नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सारे न्यायाधीश, इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के साथ ही जो राज्यों के, जो आज भारत में वर्तमान में 25 भारत के क्या है उच्च न्यायालय, तो राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश जो हैं, मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके साथ ही जो जिनको हम कहते हैं कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति के दूत के रूप में काम करने वाले कौन, राज्यपाल। प्रत्येक जो राज्य है उनके राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही विदेशों के अंदर वैदेशिक संबंध जो है उनको मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशों में जो राजदूत होते हैं, विदेशों के अंदर जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके साथ ही जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, मतलब संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति भी जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके साथ ही प्रत्येक 5 साल के लिए, हर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग जो होता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये जो कार्यपालिका में हमने नियुक्ति संबंधी शक्तियां देखी है। वापस देखिए, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे राज्य उच्च न्यायालय हो, उनके सभी न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां वो भी कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। साथ ही हर राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपालों की नियुक्तियां भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। विदेशों में जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कार्यपालिका के अंदर एक राष्ट्रपति के पास बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति होती है और वो शक्ति है अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत कार्यपालिका का मतलब अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार से हम लेते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से, बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बनता है, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श से, प्रधानमंत्री की सलाह से
लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। समय से पहले क्यों? क्योंकि वैसे सामान्य कार्यकाल जो होता है लोकसभा का वो 5 साल होता है। लेकिन ये मान लीजिए कि जिस दल की सरकार लोकसभा में है और उसका बहुमत नहीं रहा, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ये कह दे राष्ट्रपति से कि हमारे पास बहुमत नहीं है, तो उस सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की अभी शक्ति है उसकी विधायी शक्ति, या ये कहें कि कानून के संबंध में जो राष्ट्रपति उसके पास क्या शक्ति है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद जो है 111, आपको ध्यान रखना है। विधायी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद चलता है राष्ट्रपति के लिए, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर जो कानून बनाने का जो काम है किसको दिया गया है? भारत में कानून निर्माण की जो शक्ति है किसको दी गई है? संसद को दी गई है। और ये जो संसद है, ये संसद बनेगी कैसे, वो भी मैं आपको बता दूं कैसे। संसद का निर्माण होता है, राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं संसद के, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर जो भारतीय संसद है उसका निर्माण होता है। तो राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संसद का एक हिस्सा होता है और संसद का काम होता है क्या करना? कानून बनाना। संसद का काम होता है कानून बनाना, और कानून को क्या कहा जाता है? विधि। कानून को कहा जाता है विधि, और विधि शब्द से जाके क्या बना है? विधायी शब्द बनता है। तो विधि निर्माण में राष्ट्रपति जो है उसके पास महत्वपूर्ण शक्ति। अनुच्छेद 111 ये कहता है कि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देता है तो कानून का रूप ले लेता है। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर जो लोकसभा या राज्यसभा या लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में आया है और राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर ना करके, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए और पुनर्विचार के लिए लौटा दिया विधेयक को, तो वो विधेयक जो वो कानून नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 111 का सीधा सा मतलब है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून का रूप ले। इसके अलावा जब कोई ऐसा विषय आ जाए कि लोकसभा और राज्यसभा जो है इनके बीच विवाद का विषय कोई कुछ बन जाए, मान लीजिए कोई विधेयक जो है वो पास नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि बिना किसी छोटे से कोई कारण की वजह से जो विधेयक है वो अटक रखा है संसद में किसी सदन में, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? बहुत ही शानदार प्रश्न ऐसे बनता है। अनुच्छेद 108 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक साथ बैठक बुलाएगा, जिस बैठक को कहा जाता है संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की एक बैठक बुलाएगा, संयुक्त बैठक जिसको कहा जाता है, दोनों सदन एक साथ मौजूद रहेंगे। तो 108 अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। लेकिन यहां से प्रश्न बनता है, लेकिन राष्ट्रपति इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति नहीं करता। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? इस बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो करेगा, राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। कानून निर्माण में राष्ट्रपति के पास एक और जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो मैं आपको बताऊंगा। हम सबको पता है कि भारत में जो कानून का निर्माण होता है वो संसद करती है, मतलब कोई साधारण विधेयक है
और साधारण विधेयक को मान लीजिए हमने सबसे पहले लोकसभा में रखा, किसी भी सदन में रख सकते हैं, लोकसभा में रखा, यहां से विधेयक पास हो गया और वो विधेयक जाएगा राज्यसभा की ओर, और राज्यसभा से भी जो विधेयक था वो पास हो गया। अब जो विधेयक है वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि विधेयक जो है उसमें कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो वो अनुच्छेद 111 के तहत अपने हस्ताक्षर कर देगा, और हस्ताक्षर करते ही ये जो विधेयक है वो कानून बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, ये जो विधेयक है, इस विधेयक पर दोनों सदनों को दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति ने कुछ समय तक जो विधेयक राष्ट्रपति के पास में आया उस विधेयक को कुछ समय तक राष्ट्रपति ने रोक के रखा, और रोक के रखने के बाद कुछ समय, थोड़े समय तक रोक के रखा, उसके बाद इस विधेयक को वापस लौटा दिया। इसे कहा जाता है राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति की निलंबनकारी शक्ति। राष्ट्रपति की निलंबनकारी शक्ति, जहां राष्ट्रपति ने एक थोड़े से समय के लिए, राष्ट्रपति ने कम समय के लिए राष्ट्रपति ने किसी विधेयक के ऊपर अपनी अनुमति ना देकर उसको वापस लौटा दिया। अगर ऐसा हो कि दोनों सदनों से कोई विधेयक पास हो गया है तो राष्ट्रपति जो है, ना तो राष्ट्रपति ने उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर किए और ना ही उसको लौटाया, वो विधेयक राष्ट्रपति के पास पड़ा है, मतलब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा? इस प्रकार की शक्ति को कहा जाता है पॉकेट वीटो। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो या इसको कहा जाता है जेबी, या इसको कहा जाता है जेबी निषेधाधिकार। जेबी निषेधाधिकार इसको कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति ना तो किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करता है और ना ही उसको दोबारा विचार करने के लिए सदनों को लौटाता है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था? तो भारत के जो राष्ट्रपति रहे, कौन? ज्ञानी जैल सिंह ने। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस शक्ति का प्रयोग किया था, और वो प्रयोग कौन से विधेयक के संदर्भ में किया? वो विधेयक था भारतीय डाक बिल। भारतीय डाक बिल विधेयक के ऊपर ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी जो निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो जो है उसका प्रयोग किया था।